Hello students, my name is Nikita Maheshwari and welcome back to BSc with Basics. So आज है हमारा लेक्चर 2 केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने से पहले हम अपने लास्ट लेक्चर का एक रिकैप ले लेते हैं, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग के। जिसमें सबसे पहला बेसिक था हमारा कि दैट व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है और हमें क्यों केमिकल बॉन्ड की जरूरत होती है। उसके बाद हमने लुईस ऑक्टेट रूल पढ़ा था, फिर हमने फॉर्मल चार्जेस के बारे में देखा था। उसके बाद हमने देखा कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसमें हमारे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स होते हैं और वीक केमिकल बॉन्ड होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होते हैं वो बनते हैं बिटवीन द एटम्स, और जो वीक केमिकल बॉन्ड होते हैं वो बनते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये सब हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपको इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज इस लेक्चर से पहले जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे जाके देख लीजिए। So now let's start our today's topic, that is valence bond theory. Valence bond theory शुरू करने से पहले हम एक चीज देखते हैं। जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ये हमें पता है कि इसमें होता है एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर सकता है इन एक्स एक्सिस, इन वाई एक्सिस, इन जेड एक्सिस। ये कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है। तो ये जो स्फेरिकल पोर्शन होता है, जो 3 डायमेंशनल स्फेरिकल पोर्शन होता है, जिसमें एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। और ये जो ऑर्बिटल होती है, इसे हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहाँ होती है? ऑर्बिटल में। ये एक एटम है तो इसे हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, अब शुरू करते हैं हम एक क्वेश्चन जो कि मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गिवन है कि एक हाइड्रोजन एटम है, मतलब कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन की, एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन की। ठीक है, अब हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इससे बन गया हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या बन गया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें से आप कैसे बताएंगे कि इसमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कैसे हुई, या इसमें जो मॉलिक्यूल बना है हाइड्रोजन का उसकी शेप क्या है, या फिर आप ये बताइए कि बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसमें हम कैसे बता सकते हैं। इसी चीज को बताने के लिए, मतलब कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बारे में, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, इन कुछ टॉपिक्स के बारे में बताने के लिए हमारे पास क्या आता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही हमें इन चीजों के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से बताती है, अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो अब हम शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। अब हम कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, जिसमें सबसे पहला पोस्टुलेट होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि हम देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड, अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है। हम HCl का कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हमें पता है क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन जो अनपेयर्ड है वो हमारा एक होता है। तो ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं? HCl, जो कि होता है कुछ ऐसा। यहाँ पे हमारा, इसे क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग रीजन। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग रीजन। ओके, सो ये था हमारा पहला पोस्टुलेट, जिसमें हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ ऑर्बिटल। अब ये टाइप ऑफ ऑर्बिटल क्या है? तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल में हमें ये कहा जाता है, सेकंड क्या है हमारा? टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब जैसे कि अभी हमने देखा H और Cl में जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, तो ये हमारे हाफ फिल्ड थे। तो
तो यही कंडीशन होती है कि हमेशा जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, पहली बात तो ये कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो अप्लाइड ही कोवेलेंट बॉन्ड पे होती है, ये आयनिक या मेटेलिक बॉन्ड पे अप्लाइड नहीं होती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए सबसे पहले हमारी ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होती हैं। लेकिन जैसे अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये एक फुली फिल्ड है और ये एक हाफ फिल्ड है, ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। हमें क्या चाहिए? हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो भी कंबाइन करके, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, ये बना लेते हैं हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा सेकेंड पोस्टुलेट, जिसमें हमने पढ़ा टाइप ऑफ ऑर्बिटल, मतलब जो ऑर्बिटल्स हैं एटम्स की वो क्या होनी चाहिए? हाफ फिल्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड क्या है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो स्पिन होती है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो इन दोनों की तो सेम स्पिन है। ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, मतलब ये तो ओवरलैप करके कुछ ऐसा बना रहे हैं जो कि पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, इसलिए स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के उससे हमें ये बताया जाता है कि जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रही हैं वो हाफ फिल्ड होनी चाहिए और उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए टू ईच अदर, तभी यहाँ पे क्या होती है? ओवरलैपिंग। तो ये क्या है? हमारा थर्ड पोस्टुलेट। ठीक है, ओके। अब आता है हमारा फोर्थ पोस्टुलेट, जिसमें हम देख रहे हैं दैट जो आइडेंटिटी होती है ऑर्बिटल्स की, जो आइडेंटिटी होती है ऑर्बिटल्स की, वो हमेशा रिटेन्ड रहती है। मतलब अगर वो मॉलिक्यूल बना भी लेते हैं तो जो आइडेंटिटी होती है ऑर्बिटल्स की वो रिटेन रहती है। अब जैसे हम ए और बी, ठीक है, ये एक हमारा s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ए का इलेक्ट्रॉन, और बी का इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो बनाएंगे ये कुछ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो S है उसकी स्फेरिकल शेप अभी भी रिटेन्ड है और जो बी एटम का जो p ऑर्बिटल था उसकी भी p शेप अभी तक रिटेन है, लेकिन बस इसमें चेंज यहाँ आ जाता है कि जो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं उसकी एनर्जी जो है वो हाई होती है और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है? लो। क्या होती है? लो एनर्जी। तो ये हमारा क्या पॉइंट था? दैट द आइडेंटिटी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल आर रिटेन इवन ऑन द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन होने के बाद भी जो आइडेंटिटी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वो रिटेन रहती है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फोर्थ पोस्टुलेट। अब बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ पोस्टुलेट की तरफ, जो कि क्या है? जो कि है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब हमने ये देखा कि यहाँ पे अभी सबसे पहले हमने ये देखा था कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही कंबाइन होती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में वीबीटी कैसे बताता है कि अगर हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो क्या देगा? एक बॉन्ड। जैसे इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? एक बॉन्ड। ऐसे ही जब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दो बॉन्ड मिलते हैं, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तीन बॉन्ड मिलते हैं, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं चार बॉन्ड मिलते हैं। ये था हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट, जिससे कि हम बताते थे नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ ओवरलैपिंग। तो इंटेंसिटी ऑफ ओवरलैपिंग में अगर हम देखें, जैसे ये हमारा ए एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हमारा बी एटॉमिक ऑर्बिटल है। अगर इन दोनों को हम देखें कि इसका और इसका हमने ओवरलैप कराया और ओवरलैप हुआ कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे जो हमारे
इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो ओवरलैपिंग हुई है वो न्यूक्लियाई से दूर है, ठीक है। तो बेसिक हमारा यही होता है कि ओवरलैपिंग ऐसी होती है जिससे कि इनमें मिनिमम रिपल्शन हो। क्या हो? मिनिमम रिपल्शन, ठीक है। जैसे कि एक तो ओवरलैपिंग हमने ये करा दी, एक सेकंड ओवरलैपिंग अगर हम ऐसे करें कि ए, ठीक, बी, तो यहाँ पे जो हमारे न्यूक्लियाइज हैं वहां तक ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे ये दोनों न्यूक्लियाइज बहुत पास हैं, तो यहाँ क्या है? मैक्सिमम रिपल्शन, मैक्सिमम रिपल्शन है, तो ये ओवरलैपिंग नहीं होती है। जहां पे हमारी मिनिमम रिपल्शन होती है वो ओवरलैपिंग हमारी होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? अपना इंटेंसिटी ऑफ ओवरलैपिंग, कि ओवरलैपिंग कितनी होगी? ओवरलैपिंग उतनी होती है जितनी मिनिमम रिपल्शन हो, वहां तक हमारी क्या होती है? ओवरलैपिंग, ठीक है। अब आएगा हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट, जो कि है बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से, मतलब जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब ओवरलैपिंग मतलब जितने पास पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ रहे हैं उतनी ज्यादा इन्हें तोड़ने में एनर्जी लगेगी, उतनी ज्यादा इनकी स्ट्रेंथ होगी, तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। और अगर हम इनकी बॉन्ड लेंथ देखें तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ये पास आ गए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, कम हो गया मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? डिक्रीज, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये हो गई हमारी, यहाँ से हमने बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में जान लिया यूजिंग द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी और उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पोस्टुलेट और लास्ट पोस्टुलेट पर, जो कि है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है, अब इसको हम कैसे समझेंगे? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये इसका हेड है फॉर एग्जांपल, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो ये जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है इससे बनता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। मतलब जो हेड टू हेड होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग जो होती है, इससे क्या बनता है? हमारा सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद जो हमारी ये साइड्स है इसकी, ठीक है, ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इसको हम बोलते हैं, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज जो होती है उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये था हमारा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब ये हमारा वीबीटी से ही पता चला था, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का जो आइडिया है वो हमें पता चला था यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम पढ़ते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में, ठीक है। अभी हमने देखा कि सिग्मा बॉन्ड कब बन रहा है? जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग। हेड टू हेड को क्या बोलते हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग। तो ये होती है, इसकी वजह से क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। और जब हमारी पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, उससे क्या बनता है? पाई बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इतना पढ़ लिया हमने कि जो एक्सियल ओवरलैपिंग है उससे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन रहा है। अब हम पढ़ते हैं कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। मतलब कि जैसे हमारी ये एक s ऑर्बिटल, ये एक s ऑर्बिटल, इससे जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी ये होगा हमारा सिग्मा बॉन्ड। यहाँ हमारा क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। अब अगर हमारी एक S और एक हमारी P हुई, एक S और एक P हुई, तो हमारा क्या बनेगा? S P। ये बना हमारा सिग्मा
बॉन्ड। क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं। एक और कॉम्बिनेशन है सिग्मा बॉन्ड का कि अगर जो दो p ऑर्बिटल्स हैं उनकी एक्सियल ओवरलैपिंग हो, मतलब कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो, तो भी हमारा सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल होता है। मतलब कुछ ऐसा। प्लस, तो इससे क्या बनेगा? ठीक है, ये जो है वो हमारा बना पाई बॉन्ड। क्या बना? पाई बॉन्ड। सॉरी, सिग्मा बॉन्ड। ये हमारा बन गया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम पाई बॉन्ड कैसे बनाते हैं। पाई बॉन्ड के लिए हमारा एक ही तरीका होता है कि हम जो p ऑर्बिटल्स हैं उसके क्या कराएंगे? पैरेलल ओवरलैपिंग। क्या कराते हैं? पैरेलल, यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग। जब हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे तो ये हमारा बना पाई बॉन्ड। क्या बन गया? पाई बॉन्ड होता है ये। क्या होता है? पाई बॉन्ड। तो ये हमने पढ़ लिया सिग्मा और पाई बॉन्ड के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं दैट व्हाई वी स्टडी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो इसके लिए अब हम पढ़ते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में कुछ और बातें। जैसे कि यहां से हमने बनाया सिग्मा बॉन्ड, यहां हमने बनाया पाई बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ये क्या है? पाई बॉन्ड। और ये है सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है सिग्मा बॉन्ड में सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जब ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। और जैसे कि हमने पढ़ा कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ही कम बॉन्ड लेंथ, तो हमारी क्या हुई? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। ठीक है, ये हमने सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ा। यहाँ पे मिनिमम ओवरलैपिंग होती है। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पे मिनिमम ओवरलैपिंग होती है। और मिनिमम ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी? कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी। और क्योंकि जब ओवरलैपिंग कम है तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब कि जो बॉन्ड लेंथ है, वो क्या होगी? ज्यादा। क्या हो गई? बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो अब हमने ये पढ़ लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हेड टू हेड पाई ओवरलैपिंग होती है ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? मैक्सिमम ओवरलैपिंग। ठीक है, अब अगर हम देखें इससे आगे तो जो सिग्मा बनता है P और P से, मतलब कि दो p ऑर्बिटल्स के एक्सियल ओवरलैपिंग से जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू sp, देन ss, और उसके बाद आता है हमारा पाई बॉन्ड फॉर्म यूजिंग टू p ऑर्बिटल्स बाय साइड वेज ओवरलैपिंग। ठीक है, अब इतना हमने पढ़ लिया। अब हम लेते हैं एक एग्जांपल कि किस में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। इसमें से हम सबसे पहले ले रहे हैं 1s2s, 1s2p, 1s3s। हमने ये तीन ली। अब इसमें से अगर हम सिंपल सी एक ट्रिक यूज करें कि क्योंकि ये दोनों जो शेल्स हैं वो पास हैं तो इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी हुई। देन ये सबसे दूर है तो सबसे कम किसकी होगी? इसकी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर हमसे कोई पूछ ले तो हम इस तरीके से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का है हमारा क्या? हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले तो अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3
इसमें हम कैसे निकालेंगे, इसका पूरा स्ट्रक्चर लिख देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, कुछ इस तरीके से, और हम यहाँ काउंट करने लगते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। हमें पता है कि जो पहला बॉन्ड होता है, जो फर्स्ट बॉन्ड होता है, वो होता है सिग्मा। सेकेंड और थर्ड बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, पाई। ठीक है, तो पहला बॉन्ड मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा बॉन्ड्स। और अगर हमसे पाई बॉन्ड पूछे तो 1 पाई बॉन्ड, कितने हैं, 1 पाई बॉन्ड। ओके, अब लेकिन हम हर बार तो इतना पूरा एक्सपैंड करके अगर हमसे कोई बड़ा स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए, उसमें सिग्मा पाई पूछ लिया, तो हमेशा तो हम उसको नहीं काउंट करेंगे कि एक एक बॉन्ड को काउंट करें। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जो कि है अगर हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पूछे जाते हैं तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं n-1, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू n-1। n यहाँ पे है नंबर ऑफ atoms present in a molecule, number of atoms present in a molecule। ठीक है, अगर हमसे जैसे लास्ट एग्जांपल ही अगर हम ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, हमने 8 सिग्मा बॉन्ड निकाले थे। यहाँ हम लेते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एटम्स है, 9 - 1 8 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए। ठीक है, ऐसे ही अब हमसे पूछे कि पाई बॉन्ड कितने हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैसे निकाले, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n + n, जहां पे ये वाला जो n है वो होता है नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, और ये होते हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पाई बॉन्ड। अब इसका भी एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, हमने ये एग्जांपल लिया। अब इसमें हम सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालते हैं। सिग्मा बॉन्ड के लिए सबसे पहले हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, n+1, मतलब नंबर ऑफ एटम्स -1 n-1 यूज करेंगे। ठीक है, n-1 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1, इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने आ जाएंगे, 10। ठीक है, उसके बाद अगर हमसे पाई बॉन्ड पूछे, पाई बॉन्ड के लिए हमने देखा वो होता है सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, तो 2 × 1 प्लस डबल बॉन्ड कितना है, 1। तो ये हो गए 3 पाई बॉन्ड्स, 1 2 एंड 3। तो ये था, हमने कैलकुलेट भी कर लिया कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। So this was all for this lecture. Thank you for watching this. Please like, share, subscribe and press the bell icon for more such lectures, and please drop your doubts in the comment section below.